Hello my dear students, let's continue with the explanation of chapter 1। और जिस तरह से सारी मैनेजमेंट्स अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज़ करती हैं, इसी तरह से आज हम अपने टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने वाले हैं। पता है कैसे? क्योंकि आज हम 3 टॉपिक्स इस चैप्टर के एक साथ कवर अप करने वाले हैं। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 टॉपिक्स हम बहुत जल्दी कवर अप नहीं करेंगे, इसीलिए ये एक साथ हम कवर अप करेंगे क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स तो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं और एक टॉपिक इसमें से ऐसा है जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम हम जल्दी से इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। इनके 3 टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं और इन 3 टॉपिक्स के स्टार्टिंग से पहले आप एक बार ये रिकैप कर लीजिए जो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में। वो क्या डेफिनेशन थी कि प्राइमरी फंक्शंस दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्रोसेस। ये डेफिनेशन देखिए बच्चों बार बार रिपीट हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में मैंने ब्लॉक्स बना रखे फंक्शंस के, गोल्स के, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और मैंने आपको जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस तो भी मैंने आपको बता दिया था कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे 3 टॉपिक्स पूरी तरह से कवर अप हो जाते हैं। अब फंक्शंस, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक टॉपिक हो गया, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मीन्स कि हर मैनेजमेंट जो है वो अपने गोल्स को क्योंकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करती है तो उससे हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट करते हैं एंड वी लर्न दैट हाउ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। फंक्शंस की ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बार बार ये फंक्शंस हमारे सामने आते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बच्चों देखो एक इक्वेशन मैंने सिंपल लिख रखी है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। कैन यू सी हाउ इम्पॉर्टेंट द मैनेजमेंट इज कि किसी भी चीज़ में से अगर हम मैनेजमेंट निकाल दें तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो ये तीनों टॉपिक्स हम अब जल्दी से शुरू करने वाले हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड यू ऑलरेडी नो कि दीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर द सेपरेट चैप्टर्स इन बुक 1। आफ्टर 3 चैप्टर्स, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 चैप्टर जो हैं बेटा पूरी फर्स्ट बुक के इन्हीं फंक्शंस पे बेस्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। इस डेफिनेशन में ऑलरेडी इनके मीनिंग हम बता चुके हैं। तो बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि इन फंक्शंस के बेसिक मीनिंग क्या है। प्लानिंग डेफिनेटली फ्यूचर के लिए होती है कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ सेटिंग गोल्स। तो ये फंक्शन में क्या किया जाता है कि एडवांस में ही फ्यूचर से रिलेटेड कि फ्यूचर में मैनेजमेंट को क्या क्या अचीव करना है उसको एडवांस में डिटरमाइन कर लेते हैं। तो गोल सेटिंग इस फंक्शन से शुरू हो जाती है, तो फंक्शन ऑफ सेटिंग द गोल्स। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ये जो फंक्शन है ये रिसोर्सेज से रिक्वायर्ड है, रिलेटेड है कि इसमें सारे रिसोर्सेज, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज सारे डिटरमाइन करते हैं कि जो गोल्स हमने सेट किए हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, मैनेजमेंट ये डिसाइड कर लेता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। देन स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। यहाँ पे जितनी भी ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं टू अचीव दीज गोल्स वो डिटरमाइन की जाती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं, ये और ये तीनों ही एक्चुअली डिटर्मिनेटिव फंक्शंस होते हैं क्योंकि इसमें अभी तक कुछ एक्चुअल वर्क बिगिन नहीं हुआ है। We determine the goals, we determine how many physical and human resources required and we determine what actually the right type of a people that are required in the organization. So these 3 are the determinative functions. फिर उसके बाद जब डायरेक्टिंग फंक्शन आता है तो उसके साथ आपको ये कीवर्ड हमेशा लिखना है कि डायरेक्टिंग फंक्शन वैसे तो लिस्ट में नंबर 4 पे है लेकिन ये फर्स्ट इनिशिएटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है जिसकी मदद से एम्प्लॉयज़ को एक्चुअल डायरेक्शंस जो है मैनेजमेंट स्टार्ट करती है देना। तो इसमें
एलिमेंट्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इन सारे एलिमेंट्स के थ्रू एक्चुअल फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो मॉनिटरिंग फंक्शन है। मॉनिटरिंग फंक्शन मतलब इसमें यह इंश्योर किया जाता है, मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि जितने भी हमारे टारगेट्स थे जो हमने प्लानिंग में सेट किए थे वो एक्चुअली अचीव हो गए या नहीं। तो इसके थ्रू ये मॉनिटर किया जाता है कि गोल्स आर अचीव्ड ऑन टाइम और नॉट। और ये सारे फंक्शंस हम साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म करते रहते हैं एज अ ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर में हो जानी चाहिए। और मैनेजमेंट फर्स्ट प्लान्स, देन ऑर्गेनाइजेस, पुट्स द स्टाफ इन पोजीशन, देन डायरेक्ट्स एंड फाइनली कंट्रोल्स। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिस तरह से मैनेजमेंट आगे बढ़ती है थ्रू आउट द ईयर इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की इतनी ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैप्टर में चाहिए और बाकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम बाकी चैप्टर्स के साथ करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी बच्चों हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से फिनिश कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो 11th क्लास में आपने टॉपिक करा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और एक और चैप्टर था हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप्स। तो इन दोनों टॉपिक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि एक बिज़नेस को अपने क्या क्या गोल्स अचीव करने होते हैं और क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं टुवर्ड्स द वेरियस ग्रुप्स। तो एक्चुअली कोई डिफरेंस तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हो या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हो, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स ही तो उसके मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव सेम ही तो होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बेसिक पर्पसेस होते हैं जिसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और ये हम बहुत ध्यान से समझ चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के एस्टैब्लिश ही नहीं होती है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि वो गोल्स जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को किसके लिए अचीव करने होते हैं, हु आर द स्टेक होल्डर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर होम द मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब स्टेक होल्डर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप जो होता है, इंटरनल ग्रुप, वो होता है ओनर, क्योंकि ओनर ही तो बिज़नेस को एस्टैब्लिश करता है, फाउंड करता है, स्टार्ट करता है और फिर किसके थ्रू वो बिज़नेस को चलाता है, विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो इंटरनल ग्रुप्स होते हैं, एक्सटर्नल ग्रुप्स होते हैं, और इंटरनल ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओनर्स और एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टमर्स और समाज के कुछ अदर ग्रुप्स भी होते हैं। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक होल्डर्स हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, दूसरी है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन में हम लिखेंगे सिंपल कि जो ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द ओनर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और जो ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी के लिए होते हैं दे आर कॉल्ड द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि जो फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज से यूज़ करना, ये होते हैं बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, फिर से यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आ गए। उसमें भी हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ा था, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चलती है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ ही नहीं कर पा रही, उसके बेनिफिट्स जो हैं उसकी कॉस्ट से कम चले जाते हैं, तो इसका मतलब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रही है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने का मतलब ये है कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं डेफिनेटली दे ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल सम ऑफ देयर नीड्स। हर एक एम्प्लॉय की कोई ना कोई अपनी पर्सनल नीड्स भी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल के तो अपने गोल्स हैं ही हैं, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके भी पर्सनल गोल्स होते हैं। तो उन गोल्स को अचीव करना
towards by fulfilling their needs. These are called the personal or human objectives. So to fulfill the needs of the employees, एक चीज़ ये हो गई इसमें, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, reconcile the personal goals with the organizational goals. रिकनसाइल करने का मतलब है ब्रिंगिंग द बैलेंस, क्योंकि अगर एक मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे ध्यान देती रहती है और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं है, उनके गोल्स अचीव ही नहीं हो रहे, उनको प्रॉफिट तो हो जा रहा है पर उस प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि बैलेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल्स में। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पर्सनल गोल्स पे ही ध्यान दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स पे, लेकिन उसको नुकसान ही होने लग गया तो उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि एम्प्लॉयज़ की नीड्स को फुलफ़िल करना और एम्प्लॉयज़ के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ रिकनसाइल करना। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसी इकोनॉमिक वैल्यूज़ या बेनिफिट्स क्रिएट करें जो कि समाज का सुधार करें, जो कि समाज के हर ग्रुप के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू और बेनिफिट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स फॉर द ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो ब्लॉक है इसकी डेफिनेशन हो गई। आपको मैं साथ साथ बेटा पॉइंट्स बताती चलती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जब भी आपको कोई आंसर्स लिखने होंगे वो पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे, और आप लोग जो है ना ये हैबिट छोड़ दो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की, इनफैक्ट आप साथ साथ पॉइंट्स लिखते रहा करो। तो इस पॉइंट्स को अपने हाथ से जब नोट करोगे ना और सुनोगे भी साथ साथ, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहेंगे। तो सबसे पहले 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, फिर उनके नेम्स लिख दिए, हेडिंग, फिर उनकी हमने डेफिनेशन देख ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उनके सब पार्ट्स पे कि अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, और इनकी एक इक्वेशन है। सर्वाइवल का मतलब होता है डेफिनेटली कि कोई भी बिजनेस जो है वो कम से कम सर्वाइव करना चाहिए बहुत लंबे समय तक, तभी वो जो है कुछ अचीव कर पाएगा। तो सर्वाइवल कब पॉसिबल है कि बिजनेस के जो रेवेन्यूज़ हैं वो उसके कॉस्ट के बराबर हों। अगर सपोज़ कि एक बिज़नेस है, उसकी कॉस्ट जो है वो सारे साल की जो है वो 10 लाख रुपए आ जाती है और वो रेवेन्यूज़ जो है वो सिर्फ 9 लाख रुपए अर्न कर पा रहा है, तो ऐसा बिज़नेस जो है इसका मतलब अपने सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहा है। तो कम से कम जितनी भी रेवेन्यूज़ वो अर्न करे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी कॉस्ट को कवर अप करें। अगर वो बिज़नेस ऐसा कर पाता है तो वो अपने सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, मैनेजमेंट उसकी। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। अब इसमें हमने इसी इक्वेशन में रेवेन्यूज इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस रिस्क ऐड कर दिया। बिजनेस रिस्क भी हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ रिस्क होते हैं, तो उन रिस्क को अगर वो कवर अप कर पाती है इसका मतलब कि वो प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। तो प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये रिस्क वर्ड ऐड हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ग्रोथ के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लगातार मतलब अपने सेल्स को बढ़ा पा रही है, प्रॉफिट्स को बढ़ा पा रही है, कुछ प्रोडक्ट्स में वैरायटी ऐड कर पा रही है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं ग्रोथ के। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अचीव करना चाहती है टूवर्ड्स इट्स ओनर्स। कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ दी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नीड्स फुलफिल करनी होती है उसको अपने एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, अब वो नीड्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं और कुछ हायर लेवल नीड्स होती हैं। कोई भी एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है डेफिनेटली उसको सैलरी या पर्क्स या उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि टू प्रोवाइड गुड सैलरी एंड पर्क्स एंड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़ as the subheading of the personal objectives, to give recognition and respect to the employees, that comes under the social needs, to help the employees to grow and develop, to give them training, to give them promotion, that will satisfy their higher level needs. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो अपनी हायर लेवल नीड्स या सोशल नीड्स या फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई कर पाती है एम्प्लॉयज़ की, इसका मतलब वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आउटर ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स जो है कस्टमर इज़ द किंग वाला कॉन्सेप्ट माना जाता है अब। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है।
तो कस्टमर्स को जब मैनेजमेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाती है, राइट प्राइस पे प्रोवाइड कर पाती है, उनकी अवेलेबिलिटी सही टाइम पे प्रोवाइड कर पाती है, तो इसका मतलब वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक इकोनॉमिक वेरी बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट जो है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बिजनेस एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका अपना एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रखना है। वो कैसे रख पाएगा? टू यूज़ द इको फ्रेंडली मैथड्स, नॉट टू क्रिएट द पॉल्यूशन। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हर मैनेजमेंट के होते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके वो चलें। तीसरा है कि एम्प्लॉयमेंट जब वो प्रोवाइड करे तो उसमें एक तो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है, हर तरह के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक मैनेजमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं या जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको हम कैसे बेनिफिट दे सकें बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू देम। और फिर उसके अलावा कुछ अदर ग्रुप्स भी होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल ग्रुप्स होते हैं जिस पे बिजनेस डिपेंडेंट होता है। तो अगर गवर्नमेंट को टैक्स वो टाइम पे देती है, उसकी मैनेजमेंट कोशिश करती है, सप्लायर्स को जो है वो टाइमली पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे कंसंट्रेट नहीं कर सकती, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ अचीव करना पड़ेगा और समाज के लिए भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बेटा आपको देकर इसको सम अप करना चाहती हूँ कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन की मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, संदीप महेश्वरी ने उनका इंटरव्यू लिया था, सावजी भाई हैं, आप जाकर एक बार उनको सर्च करना। उनका पूरा का पूरा जो मोटिव है अपने बिजनेस का और जो बिजनेस मॉडल है वो है सर्विंग द सोसाइटी, सर्विंग द एम्प्लॉयज़। वो इतने ज़्यादा पर्क्स और बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं दैट एम्प्लॉयज़ आर रियली हैप्पी टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो विद दैट आई वुड लाइक टू सम अप एंड आई विल start with the next topic, that is the third topic, the importance of management. चलिए अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इस इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी लर्न करना बहुत ही आसान होगा बेटे, क्योंकि इसमें जो हमने पॉइंट्स लेने हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस हाईलाइट करते हैं वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है और सिर्फ हमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी पढ़े हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, सर्वाइव, अर्न प्रॉफिट एंड ग्रो। तो सर्वाइवल में या प्रॉफिट अर्निंग में मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाती है और अपने कॉस्ट को कम करती है। तो जब एक मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है तो उससे ऑटोमेटिकली वो क्या अचीव कर रही है, एफिशिएंसी अचीव कर रही है। तो पहला इंपॉर्टेंस जो बताया जाता है वो ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। तो आप ये हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे हाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बाय फुलफिलिंग इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, by reducing the cost, by increasing the revenues and the productivity, and with the help of the growth, innovating products and services. There are various indicators of growth that we have seen that just now, कि ग्रोथ कब होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जब उसके नए प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं या पुराने प्रोडक्ट्स में वो वैरायटीज़ ऐड करती है या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को वो एम्प्लॉय करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब मैनेजमेंट ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करती है तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंस दे रखा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पीपल ना चेंज को रेजिस्ट करते हैं कि कोई भी चेंज आता है ना तो उनका काम बढ़ता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, इस तरह से उन्हें लीड करती है, मोटिवेट करती है, उनको बहुत सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है ताकि वो उन चेंजेस को रेजिस्ट ना करें, और उसकी हेल्प से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना देती है, डायनामिक। इमीडिएटली जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं उन चेंजेस को मैनेजमेंट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट पे इम्प्लीमेंट करा देती है और उससे वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। इसका मतलब कि जब वो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अचीव करती है तो ग्रोथ मैनेजमेंट की जब ही हो सकती है जब वो डायनामिक हो। एक स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स दी
एक्सटर्नल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, वैसी मैनेजमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ही यही है कि अपने जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके माइंडसेट को चेंज करें, उन्हें ये बताएं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तो इनडायरेक्टली उनकी भी ग्रोथ होगी। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बाय अचीविंग ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स से मैंने इन दोनों इंपॉर्टेंस को कोरिलेट कर दिया, और आप भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स याद हो गए ना तो उन्हीं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की लैंग्वेज को चेंज करके आप उसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपने लिखा मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू सर्वाइव, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू ग्रो, और यहाँ पे आप लिखेंगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा दे रखा है हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल गोल्स, चौथा हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। हमने जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें ये देखा था कि रिकंसाइल करती है मैनेजमेंट पर्सनल गोल्स को ग्रुप गोल्स के साथ, और मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी सोशल नीड्स और उनकी हायर लेवल नीड्स, सारी नीड्स को फुलफ़िल करना। तो डेफिनेटली जब किसी भी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल नीड्स फुलफ़िल होंगी, उसकी सोशल नीड्स फुलफ़िल होंगी, उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेंगे, उससे क्या मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है कि मैनेजमेंट किस चीज़ में मदद करती है, पर्सनल गोल्स उन लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करती है, और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स हैं उन पर्सनल गोल्स को उन ग्रुप गोल्स के साथ रिकंसाइल करती है। तो ऑटोमेटिकली कौन से गोल्स भी अचीव हो जाते हैं, ग्रुप गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स एंड हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंस आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को जब आप याद करेंगे तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। लास्ट में हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगेन अभी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स करें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि जितने भी ग्रुप्स हैं, जो एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं, उनके लिए मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट देना, गवर्नमेंट को टैक्स देना। तो इतने सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। तो जब मैनेजमेंट इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करती है तो वो ऑटोमेटिकली उससे क्या हो जाती है, सोसाइटी डेवलप होती है, सोसाइटी बेहतर सोसाइटी बनती है। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों आप याद कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्हीं की लैंग्वेज को चेंज करके बस आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है। मैनेजमेंट की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में होता है टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगी हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर बस लैंग्वेज चेंज करके हमारी ये इंपॉर्टेंस बहुत क्लियर हो जाते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट अपने प्रोसेस ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स में कैसे कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, उसको एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो भी उनकी नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करती है, ग्रुप की नीड्स को फुलफ़िल करती है, और समाज के लिए उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाती है, उसकी डेवलपमेंट क्रिएट करती है। तो आपने देखा बेटा कितनी आसानी से हमने सारे टॉपिक्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं बहुत आसान तरीके से हमने कवर अप कर लिए। अगर आप सिर्फ ये पॉइंट्स और हेडिंग्स लिख लेंगे अपनी नोट्स कॉपीज़ में और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी से आपको हमेशा हमेशा के लिए ये टॉपिक याद रहेगा।